Hello guys, hi everyone. I am your science educator Kashisha. Welcome back to my channel. आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th की महा मैराथन जो अपने केमिस्ट्री की हम ले रहे थे, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवाया। पार्ट 2 में हम करेंगे केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। मैंने इसके पहले पार्ट 1 भी पूरा कराया हुआ है केमिस्ट्री का, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 दिया है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे देख लेना। और मैंने बायोलॉजी की भी पूरी मैराथन करवा के रखी है, तो मैं आपको उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, हाफ ईयरली पास है, हमें पढ़नी है केमिस्ट्री। ओके, सो एक अच्छी शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो केमिस्ट्री को आसान बनाते हैं उसको कशिश मैम बोलते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। हाउ वाज योर जोश? ठीक है, आपका जो जोश है वो एकदम हाई होना चाहिए। लास्ट तक, एंड तक इस वीडियो को देखना है, पूरा अच्छे से डिटेल में समझना है हर चीज को, और अच्छे से पढ़ते रहना है, और जोश जो है वो कम नहीं होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सो आवर चैप्टर नंबर 3 इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें हम एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसके बारे में, एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होती है, आइसोबार, आइसोटोप, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसको आपको बताती जाऊंगी, तो आप टिक करते जाएंगे और उसको अच्छे से हमें देखना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस करना है। सो लेट्स बिगिन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स have always wondered about the unknown and unseen form of matter, ठीक है। तो भाई पहले तो इंडिया वालों ने सोचा था कि भाई ये क्या है आखिर, ठीक है। The idea of divisibility was considered long back in India, ठीक है। जो एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़, ठीक है, पहले इन्होंने बोला था कि हाँ भाई ऐसी कोई तो चीज है जो अननोन है, ठीक है। इसको फिर इन्होंने परमाणु नाम दे दिया। ओके, तो सबसे पहले काम किसने किया? इंडिया ने। उसके पीछे आए हमारे अंग्रेज लोग, ठीक है। अंग्रेज आए, 2 साइंटिस्ट आए इंग्लिश के पीछे पीछे। जो उसमें से एक साइंटिस्ट था ना, उसने तो बोल दिया कि भाई इसका नाम है ना एटम है, मतलब उसने कोई डिस्कवरी कुछ नहीं करा। बस हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट थे पहले महर्षि, ठीक है, कन्नड़, इन्होंने बोल दिया कि भाई ये एक अननोन पार्टिकल है, इन्होंने इसका नाम दे दिया परमाणु। इसके पीछे जो 2 इंग्लिश साइंटिस्ट आए उसमें से एक ने इसको बोल दिया कि भाई ये एटम है, ठीक है। मतलब उसने कुछ नहीं करा, उसने क्या बोल दिया कि भाई ये एटम है, ठीक है। अब अल्टीमेटली स्टेज अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स, ओके, उन्होंने बोल दिया एटम है। फिर उसमें से जो एक साइंटिस्ट है, तो दूसरा वाला साइंटिस्ट, ठीक है, एक ने तो नाम दे दिया कि भाई ये एटम है, ठीक है। ये हमारे इंडियन ने बोला था कि भाई ये परमाणु है, दूसरे वाले ने बोल दिया कि भाई ये एटम है, इसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और जो तीसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज, ये क्या है, पूरी इसकी डिस्कवरी करी, ठीक है। तो यही यहाँ पे पेज में हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिया है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एंटोन एल लेवेस्टर मेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस by establishing 2 laws, 2 important laws इन्होंने दिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी डिस्कवरी की है, पूरे लॉ दिए, ठीक है, ये सब इन्होंने काम यहाँ पे किया। ओके, सो इसी के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला जो लॉ है, ओके, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आखिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये हमें यहाँ पे क्या कहता है? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में अगर मैं देखूं, इज देयर एनी चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस? क्या कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो क्या वहाँ पे जब रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, तो वहाँ पे जो मास है क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा? ये हमें यहाँ पे पूछा है, और इस एक्टिविटी से हमें बताया गया है, ठीक है। एक्टिविटी कैसी है बेटा? एक्स, एक एक्स ले लिया और एक वाई कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। एक्स, वो वाला एक्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। एक्स लिया और यहाँ पे वाई लिया। अब एक्स में हमने क्या लिया, देखो जैसे एक्स मेरे पास, तुम अज्यूम कर लो कि एक्स मेरे पास है 50, वाई मेरे पास है 30। जब मैं इनका केमिकल रिएक्शन कराऊंगी तो मेरे को क्या मिलेगा? एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। उस न्यू प्रोडक्ट को मैंने बोल दिया भाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड, ये मैंने बोल दिया। अब x मेरे पास था 50, y मेरे पास था 30, तो अब जो केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका टोटल वेट कितना आ जाएगा? 50 प्लस 30 दैट इज 80। तो यही क्या बोलते हैं? यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट इसकी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, ये रहा हमारे पास कॉर्क, थ्रेड, कॉनिकल फ्लास्क, स्मॉल इग्निशन ट्यूब, सॉल्यूशन ऑफ x और सॉल्यूशन ऑफ y।
इस एक्टिविटी से आपको यही समझाया हुआ है विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, क्या कहता है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मतलब हम बना भी नहीं सकते, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम क्या कर सकते, उसको बना भी नहीं सकते, एंड नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है, या उसको केमिकल रिएक्शन में भी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, कि x का मेरे पास 50 है, y का मेरे पास 30 है, तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन होगी तो जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा z, तो उसका जो मास है वो मुझे 80 मिलेगा, ठीक है, क्यों? 50 + 30 = 80। ओके, सो ये बोलता है, कौन बोलता है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। तो एग्जाम में इसकी स्टेटमेंट आती है वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरा लॉ जो दिया था दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब अब यहाँ पे वो जो मैथ में तो पढ़ते हो ना, कांस्टेंट क्या होते हैं? हमारे नंबर्स, और वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमारे अल्फाबेट, जैसे ए हो गया, बी हो गया, एन हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, है ना। सो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बोला है कि जैसे मेरे पास वाटर है, क्या है मेरे पास? वाटर है। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है, H2O होता है मेरा वाटर का फॉर्मूला, जहाँ पे मेरा जो हाइड्रोजन है, ओके, उसके मेरे पास H2O यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो हाइड्रोजन मेरे पास 2 है और ऑक्सीजन का 16। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाऊँ तो 2 1 जा और 2 8 जा, तो इसका रेशियो क्या आ जाता है? पानी का 1:8, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। पर वही बेटा अगर तुम्हारे पास 1:8 के अलावा अगर पानी का कोई और रेशियो आ रहा है, जैसे 1:9, 1:10, 1:12, तो समझ लेना बेटा वो क्या है? वो हमारा पानी नहीं है, बिकॉज पानी का क्या रेशियो आएगा? 1:8। अब मेरे घर में जो पानी है उसका भी रेशियो क्या आएगा? 1:8। तुम्हारे घर पे जो पानी है उसका क्या आएगा? 1:8। पर अगर 1:9 या कुछ और आ रहा है तो मतलब वो पानी नहीं है, ओके। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ओके। सो दिस आर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया है। अब देखो यहाँ पे, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। ये बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, कोई भी हमारे पास क्या हो, केमिकल सब्सटेंस हो, जो उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में उनके मास के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, कि मेरे पास हाइड्रोजन, अभी मैंने H2O का एग्जांपल देके तुम्हें समझाया, पानी का, ठीक है। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट चीज जो मेरे पास आती है दैट इज ये है बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन कौन थे? तो डाल्टन जो है ना वो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एटम के, एक ने बोला भाई परमाणु है, दूसरे ने बोला कि नहीं ये परमाणु नहीं है, इसका नाम तो हमने क्या दे दिया? एटम दे दिया। तो हमारे जो डाल्टन साहब आए, इन्होंने आए और इन्होंने एक थ्योरी दे दी और नाम दे दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्यों? क्योंकि एटम के ऊपर दी थी, है ना, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नाम दे दिया। अब यहाँ पे इस थ्योरी में इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, किसके ऊपर दिए बेटा? एटम के ऊपर दिए, ठीक है। एटम के ऊपर कैसे? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है ना, हमने क्या देखा था चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कि मैटर मेरे पास वो चीज है जिसके पास मास भी है, मतलब कोई ना कोई उसका स्पेसिफिक मास है और कोई ना कोई उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके बैठे। उसको हमने क्या बोला था कि ये मेरा क्या है? ये मेरा मैटर है, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई उस मैटर के अंदर जितने भी मेरे टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो और कोई नहीं बल्कि कौन है? एटम है। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड बोल दिया कि भाई जो एटम है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है और ये हमारे एज वेल एज टाइनी पार्टिकल्स भी है। अब बिल्डिंग ब्लॉक कैसे? तो जैसे जब भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना प्रोटीन वगैरह, आपको जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल के बारे में पढ़ाया जाता है। सेल मतलब आपके रिमोट का सेल नहीं, बायोलॉजी वाला सेल, ओके। उसमें जब आपको पढ़ाया जाता है तो हम उसकी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमने राइबोसोम को बोला था कि भाई ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है ना, क्यों? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, बेसिकली प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम
प्रोटीन को भी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। सेम यहाँ पे केमिस्ट्री में एटम्स को बोलते हैं कि जो पूरी दुनिया है ना ये किससे बनी हुई है, भाई ये एटम से बनी हुई है, ठीक है। ये इन्होंने पोस्टुलेट दिया। सेकेंड पोस्टुलेट इन्होंने दिया कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। एटम के ऐसे पार्टिकल है जिसको हम इनडिविजिबल है ना, वो भी डिवाइड भी नहीं कर सकते, एज वेल एज हम इनको क्रिएट भी नहीं कर सकते, या तो फिर हम इनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते जब भी कोई रिएक्शन हो रही हो तब, ठीक है। तो ये था सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि उनका जो मास है और उनकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। जैसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स है हमारे पास, जैसे अभी हमने H2O का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। अब हाइड्रोजन मेरा, जब मुझे पानी का मैंने अभी फॉर्मूला बनाया, ठीक है, H2O, तो मेरे पास क्या था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन का फॉर्मूला था मेरे पास H2 और ऑक्सीजन था मेरे पास O। अब अगर मुझे पानी पीना है तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि भाई मेरे को सिर्फ H2 दे दो, H2 हाइड्रोजन थोड़ा ना पीना है मेरे को, है ना। मुझे तो क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर के लिए भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी होना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब हम उसको कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। नाउ लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक गिवन कंपाउंड में उनका जो नंबर है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी में इन सब चीजों के बारे में बताया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज एन एटम। भाई आखिर तुम कब से एटम एटम चिल्ला रहे हो, ये तो बताओ कि एटम होता क्या है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई बेटा कि एटम एटम जब तुम चिल्ला रहे हो तो बताओ एटम होता क्या है, ठीक है। जैसे आप कोई नई मूवी देख के आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अभी सैयारा बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है ना, तो हम क्या पूछते हैं, भाई तुम बोले जा रहे हो अच्छी है अच्छी है अच्छी है, पर क्यों अच्छी है वो भी तो बताओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा है भाई एटम 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 चिल्लाए जा रहे हो, एटम क्या होता है वो भी बताओ, तो बताते हैं, ठीक है। तो एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। किससे रिलेट किया हमने, भाई प्रोटीन से रिलेट किया। क्यों कि हम बायोलॉजी में या हमारी बॉडी के लिए हम क्या बोलते हैं कि प्रोटीन क्या है हमारे पास, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है। वैसे ही यहाँ पे एटम को बोला हुआ कि भाई पूरी जो दुनिया है ना वो एटम से ही बनी हुई है, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है ऑल अराउंड एटम्स, ठीक है। अब हाउ बिग आर एटम्स, आखिर ये कितने बड़े, भाई साइज कितनी है इनकी, ठीक है। तुम बोल रहे हो भाई पूरी दुनिया एटम से बनी हुई है, अभी साइज कितनी है वो भी तो बता दो। तो एटम्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, ठीक है। इतने छोटे हैं ना कि भाई सब तुम किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते और तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है। और इसको उन्होंने नाम दे दिया भाई एटम, पूरी दुनिया एटम से बनी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, किसमें मेजर किया जाता है, भाई नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल 10 टू द पावर -10 व्हिच इज एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है 10 टू द पावर -9, मतलब यहाँ पे रेडियस और यहाँ पे एग्जांपल दिए इस टेबल में, ओके। nm इज नैनोमीटर, ओके। फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि भाई देखो यहाँ पे we might think if atoms are so insignificant in size why should we care about them, तो हम उनकी केयर क्यों रखते हैं, भाई क्यों आप बोल रहे हो कि हर चीज एटम से ही बनी हुई है, क्यों। दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड ऑफ एटम्स, क्यों भाई, क्योंकि हमारी जो पूरी दुनिया है वही किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, ओके। देखो जैसे यहाँ पे थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन की इमेज जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे बोला है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो जैसे क्या है हमारे पास, आजकल हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में आपके पास स्माइली है, रोने वाला, ठीक है, बहुत सारी इमोजीज होती है।
वैसे ही भाई यहाँ पे एलिमेंट्स है तो इनके कुछ शॉर्ट फॉर्म तो होनी चाहिए ना, कि हम इसको मॉडर्न डे में कैसे हम इसको मतलब बता पाए कि भाई ये एलिमेंट है या ये वाला एलिमेंट है ना। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे हाइड्रोजन है, ये मेरा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा ऑक्सीजन है, ये मेरा आयरन है, ये मेरा सल्फर है। तो यहाँ पे डाल्टन साहब ने क्या दिया, सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, ठीक है। डाल्टन साहब ने कुछ सिंबल दे दिए कि मेरा हाइड्रोजन है, ये मेरा कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस है, ये सल्फर है, ये आयरन है, कॉपर हो गया, लेड हो गया, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स के इन्होंने क्या दे दिए, हमें एलिमेंट्स के सिंबल्स दे दिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले। जैसे हमारे व्हाट्सएप में होता है इमोजीज की तरह, वैसे ही यहाँ पे हमें दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए हम H यूज करते हैं। अब H तुम बोलोगे मैम स्मॉल h, बेटा स्मॉल h यूज नहीं होता, हाइड्रोजन के लिए हम कैपिटल H का यूज करते हैं, ओके। फिर एल्यूमिनियम के लिए हम Al यूज करते हैं, ठीक है बेटा। Al मतलब कैपिटल है, और कैपिटल A और कैपिटल L यूज नहीं हुआ जाता, ठीक है। कैपिटल A और L स्मॉल l यूज किया जाता है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट के लिए मैं CO यूज करती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स थे जो मॉडर्न डे में हमारे डाल्टन साहब ने दिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं, क्लोरीन को Cl से, ठीक है। ये सब यहाँ पे बोला, ठीक है। फिर जो आयरन है उसको हम Fe, ठीक है। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol, ठीक है। सबका अलग अलग केमिकल सिंबल है, ओके। जैसे देखो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है और यहाँ पे हमें एलिमेंट दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, ठीक है। यहाँ पे कॉपर, क्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन। तो हमें यहाँ पे एलिमेंट के नेम दिए और उनका सिंबल, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी कंपाउंड फॉर्म करना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे बताया है कि भाई अब तुम मुझे ये बता दो कि एटॉमिक मास क्या होता है ना। एटम के बारे में तो तुमने बहुत चिल्ला लिया, भाई डाल्टन साहब आए, एटम जो एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है। एटम क्या होता है ये भी देख लिया। अब यहाँ पे एटॉमिक मास भी तो बताओ। तो अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, ठीक है। हर एक एटम का अलग अलग अपना क्या है, मास है, ठीक है। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, जब भी हमें वेट करना हो तो सबका जो मास होता है कैसा होता है, जो वेट होता है बेसिकली वो अलग अलग होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, ओके। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO which is formed by carbon and oxygen। एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। It is observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO। In other words, carbon combines with 4 by 3 times, okay। अब ये किसने लिया, okay। So suppose we define the atomic mass unit abbreviated as AMU। क्या यूज करते हैं, AMU, ठीक है। But according to the latest IUPAC recommendation, it is now written as U। अभी हम सिर्फ U भी लिखते हैं। U मतलब होता है यूनिफाइड मास, as equal to mass of one carbon atom। एक कार्बन एटम के मास के इक्वल है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे टेबल में हमने क्या देखे, एलिमेंट्स देखे, ओके। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है, जैसे ये मेरा क्या है, however in 1961 for a universally accepted atomic mass carbon 12 isotope, okay। देखो यहाँ पे Imagine a fruit seller selling fruits without any standard unit with him, ठीक है। एक फ्रूट सेलर है, वो फ्रूट सेल कर रहा है, कोई भी बिना स्टैंडर्ड यूनिट जो वो यहाँ पे यूज नहीं कर रहा। He takes watermelon and says this has a mass equal to 12 unit। वो बोल रहा है कि इसका जो मास है ना वो 12 यूनिट के इक्वल है। जैसे देखो यहाँ पे ये मेरा वाटरमेलन है, ठीक है, ये हमने उसके 12 पीसेस कर दिए, ठीक है। और उसमें से मैंने एक पीस निकाल दिया तो मैं उसको बोलूँगी 1/12, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ द फ्रूट सेलर कैन वेट द फ्रूट
यूजिंग पीसेस ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 टुकड़े रख दिए किसके, एप्पल के, 2 सेब रख दिए मैंने, और यहाँ पे मैंने 1/12 वाटरमेलन रख दिया। क्या वो इससे मेजर कर पा रहे हैं कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ठीक है, अब कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो यूज नहीं कर रहा, तो क्या इससे कर पा रहे हैं? तो ये है हमारे पास एटॉमिक मास। ठीक है, सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम। क्या लेते हैं हम उसका एवरेज मास ऑफ द एटम। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखूं मैं तो ये होता है 1। ठीक है, कार्बन का देखूं तो 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम 23 पे है बेटा, क्लोरीन देखो 35.5 और कैल्शियम सबसे ज्यादा 40। ठीक है, फिर टेबल जो है ना इसमें एटॉमिक मास दिए हुए कुछ एलिमेंट्स के, ये भी आपको याद रखने होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास आता है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अब भाई तुम बोल रहे हो इतनी छोटी चीज है ना, इतनी छोटी चीज है तो आखिर ये एग्जिस्ट कैसे करती है ना, कैसे रहती है ये? एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ज्यादातर एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल, ये क्या बना देते? मॉलिक्यूल बना देते या तो फिर आयन बना लेते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर। ओके, ये फिर मिलके क्या बनाते हैं? मैटर बना पाते हैं जिसको हम टच कर पाते हैं, जिसको हम फील कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट हम कर सकते हैं। ओके, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आईज, ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आया है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। भाई आखिर एक मॉलिक्यूल क्या होता है? ठीक है, सो मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा एटम जब वो कंबाइंड हो रहे हैं, बाउंड हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने H2O की वो पानी की बात की थी बेटा, पानी है ना, पानी किससे बनता है? H2O से बनता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एटम कौन सा हो गया? एक एलिमेंट हाइड्रोजन का आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है मेरे पास? ऑक्सीजन का आ रहा है। और जब ये क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हो रही है। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of independent existence and show all the properties of the substance. Okay, atoms of the same element or different element can join together to form molecule. ठीक है, मेरे पास हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ओके, एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो पर क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने अभी देखा था। ठीक है, CO जिसमें कार्बन है मेरा और ऑक्सीजन है। ठीक है, प्रॉपर्टीज कैसी है? अलग अलग भी हो सकती है। आप सेम एलिमेंट को भी ले सकते हो, डिफरेंट एलिमेंट्स को भी ले सकते हो। जब वो जुड़ जा रहे हैं एक से ज्यादा एटम, तो क्या बना रहे हैं? वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में आप देखो तो यहाँ पे हमें बताया है भाई मोनो एटम क्या होता है। ठीक है, और डायटोमिक क्या होता है? तो मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब क्या होता है? 1 होता है बेटा। ओके, तो मोनो एटॉमिक मतलब यहाँ पे मोनो एटॉमिक मतलब 1 और डायटोमिक मतलब मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। ठीक है, जैसे डाई का एग्जांपल भी देखो। फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हेंस इट इज नोन एज डायटोमिक। ठीक है, मैं अगर लिखूं कि भाई ऑक्सीजन, तो हम क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं, अकेला O तो नहीं लिखते ना बेटा। तो O2 है, तो ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? डाई एटॉमिक बोल दिया कि 2 इसके पास क्या है? ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, उससे क्या बना है? मेरा ऑक्सीजन बना है, O2 बना है। ठीक है, वैसे ही मेरे पास होता है मोनो एटॉमिक जिसके पास एक ही एटम है। वैसे ही होता है मेरे पास ट्राई एटॉमिक जिसके पास 3 एटम है। ठीक है, तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राई एटॉमिक क्या हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बात करिए एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे एक टेबल में तुम्हें बताया भी है कौन सा मोनो एटॉमिक है, कौन सा डायटोमिक है और कौन सा ट्राई एटॉमिक है। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ एलिमेंट भाई मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा नॉन मेटल है। ठीक है, अब यहाँ पे नेम में क्या दिया हुआ है? आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, तो उसमें से बताया कि भाई कौन से मोनो एटॉमिक है और कौन से डायटोमिक। जिसके पास 2 एटम है, डाई हो गया 3 है, ट्राई हो गया 1 है, तो मोनो हो गया, क्योंकि मोनो का मतलब ये होता है 1।
सिंगल है बेटा तुम्हारी तरह, ठीक है, तुम्हारी तरह, हमारी तरह, ओके ओके। फिर यहाँ पे दिया है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, कि भाई अब तुम मुझे ये बताओ कि कंपाउंड्स कैसे बनता है। तो कंपाउंड कैसे बनता है, देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास था पानी, क्या था मेरे पास, पानी, पानी मतलब वाटर, वाटर मतलब H2O, ठीक है। तो जब मेरे को पानी चाहिए तो मैंने बोला था कि हाइड्रोजन तो पिएंगे है ना, हाइड्रोजन भी चाहिए प्लस ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि वो क्या है मेरा H2O है, तो मतलब हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। अब मैंने इसको रेशियो बाय मास निकाला तो कितना है 1:8 आया, क्या आया था बेटा 1:8 आया था, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया में मुझे क्या चाहिए, मुझे नाइट्रोजन भी चाहिए, मुझे हाइड्रोजन भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मुझे क्या चाहिए, कार्बन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, तब जाके क्या बनेगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स थे कुछ कंपाउंड्स के, ठीक है, ये आपको दिया है बेटा। अब देखो ये निकालते कैसे है, तो एलिमेंट जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन, रेशियो बाय मास कितना है हाइड्रोजन का 1 है, एटॉमिक मास कितना है भाई 1 है, तो मास रेशियो डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो 1/1 तो क्या आ जाएगा 1, और सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। सिमिलरली मेरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, रेशियो बाय मास कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, ओके, और एटॉमिक मास 16, तो 8/16 1/2, सिंपलेस्ट रेशियो करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो मेरे पास निकल के आता है 2:1, क्या आता है बेटा मेरे पास 2:1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है हमारी एनसीईआरटी ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्या पूछ रही है, व्हाट इज एन आयन, भाई आयन क्या होता है, ठीक है, वो बायोलॉजी में हम न्यूट्रिएंट्स में वगैरह में आयन पढ़ते हैं, ठीक है, बॉडी के लिए आयन जरूरी है, आयन जरूरी है, वो वाला आयन नहीं बेटा, केमिस्ट्री वाला आयन चल रही है यहाँ पे कि आयन होता क्या है। तो कोई भी मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये तो तुम मान लो कि मैं कंपाउंड बना रहे, तो या तो वो मेटल होगा या मेरा नॉन मेटल होगा, बेटा बीच वाला, अब जो मेटल भी नहीं है जो नॉन मेटल भी नहीं है बेटा बीच वाला, चुगलीखोर इंसान, क्या नाम दिया था हमने उसका, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको जल्दी बताओ, यस यस मेटेलॉइड्स, क्या बोलते हैं बेटा मेटेलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना, बीच वाला इंसान, ना वो मेटल के अंदर आता है ना वो नॉन मेटल के अंदर आता है, ठीक है, ये हमने देखा था। अब कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीशीज, पर उसके पास कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को आयन बोला जाता है, ठीक है, यानी जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज है या तो हम बोल सकते हैं भाई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, तो वो मेरा क्या है, पर कुछ ना कुछ उसके पास चार्ज है, तो मैं उसको बोल दूंगी भाई ये मेरा आयन है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे दो बात आती है आयन में, या तो एक आयन है मेरे पास, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। जैसे तुम हो बेटा, ठीक है, अगर तुम्हारे एग्जाम्स है या तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या तो अगर तुमने पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं करी तो एकदम जीरो आ जाएगा, बहुत करी होगी तो कितने आ जाएंगे, फुल में से फुल आ जाएंगे, ठीक है। वैसे इसके पास भी है, या तो इसकी पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो एक नेगेटिवली चार्ज आयन जो होता है उसको हम एनायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एनायन है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको मैंने बोल दिया कैटायन, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखो, Cp कैटायन, पॉजिटिव, एनायन, नेगेटिव, ठीक है। एनायन में N जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसा है मेरा, वो मेरा नेगेटिव है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने NaCl का, अब NaCl में मेरे पास जो सोडियम है उसके पास मेरा +2 का चार्ज है, और जो मेरा क्लोरीन है उसके पास मेरा कौन सा चार्ज है, यस जल्दी बताओ, तो उसके पास मेरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी Na2+ और Cl- क्या बना रहा है अभी, NaCl बना रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सोडियम के पास वही पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड्स दिए हैं और उनका रेशियो बताया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, भाई कैल्शियम और ऑक्सीजन का तो रेशियो दिया हुआ है 5:2, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, ओके। तो ये आपको चार्ज किसके ऊपर प्लस का है, किसके ऊपर माइनस का है, कौन सा एनायन है, क्या कैटायन है, कि आपको याद रखना है, ठीक है। फिर राइटिंग केमिकल फॉर्मूले,
भाई अगर कोई भी केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं मुझे, ठीक है, किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई हाइड्रोजन का ये है, ऑक्सीजन ये है, चलो बताओ इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है भाई सबसे पहले तो वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट जो है वो कितना किससे कंबाइन कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो टेबल दी हुई है, टेबल में यहाँ पे नेम ऑफ आयन, सिंबल दिए, यहाँ पे कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, यहाँ पे भी पॉली एटॉमिक आयन्स है, ठीक है, पॉली एटॉमिक ज्यादा, पॉली मतलब ज्यादा है, 3 से ज्यादा, उसको क्या बोला है, पॉली बोला है, और यहाँ पे उनके कुछ सिंबल्स दिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए ट्रिक है, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है ना कहूँ अगर क्यूट, ना कहूँ अगर क्यूट, इन सबके ऊपर +1 का चार्ज है, तुझे मतलब तू, इन सबके ऊपर नेगेटिव है, मांगे कांस कार जैन फरारी, ओके, मांगे कार जैन फरारी, इन सबके ऊपर +2 का चार्ज है, ठीक है। तो ना कहूँ अगर क्यूट, यहाँ तक +1 का चार्ज है, उसके बाद तुझे मतलब तू, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक है, ट्रिक बता दी, ना कहूँ अगर क्यूट तुझे, मांगी कार जैन फरारी, क्यू क्यू अल्टो फरारी, ओके, क्यू अल्टो फरारी, क्यू 3 अल्टो फरारी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे +1 का है, यहाँ पे टी 2 के बाद 2 है, और यहाँ पे 3 अल्टो फरारी, मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर भी 3 है, आयरन के ऊपर भी क्या है मेरे पास 3+ का चार्ज है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्राइड, ठीक है, इन सबका यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे पॉली एटॉमिक मास और यहाँ पे उनके कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो वैलेंसी मतलब कोई भी मेरे पास एटम है वो किसके साथ कितना कंबाइन हो सकता है, वो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी, ओके ओके। जैसे बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे कोई कंपाउंड है, इसमें एक मेटल भी हो सकता है या तो फिर नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे द नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट, ठीक है, जो नेम या सिंबल है ना वो पहले लिखा जाता है। एग्जांपल बेटा अगर मुझे लिखना हो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी CaO। अगर मुझे लिखना है सोडियम क्लोराइड, मैं क्या लिखूंगी NaCl। अगर मुझे लिखना है कॉपर ऑक्साइड, तो मैं क्या लिखूंगी CuO। अगर मुझे लिखना है आयरन सल्फाइड, आयरन और सल्फाइड, तो मैं लिखूंगी FeS, ठीक है। वेरस हमारे जो कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया और जो कॉपर हो गई, ये क्या है मेरे पास मेटल्स है, ठीक है। एंड रिटन ऑन द लेफ्ट, इसलिए हम इनको लेफ्ट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, ये कहाँ पे है मेरा लेफ्ट साइड में लिखा गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मेरे पास पॉली एटॉमिक आयंस है, एग्जांपल लीजिए MgOH2, ओके, इन केस द नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आयन इज 1, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर एक ही है ना तो ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे मुझे लिखना हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, तो इसमें मेरे पास कोई पॉली एटॉमिक आयन जो है इसमें मुझे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपल इसको क्या लिखूंगी NaOH, क्या लिखूंगी NaOH, ओके। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलाज के ऊपर अलग से अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो भी लेके आ जाऊंगी, ओके। जैसे मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बोला है बेटा, देखो अब यहाँ पे वैलेंसी देखो और यहाँ पे सिंबल, हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो जाएगा बेटा HCl। जैसे यहाँ पे दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, तो हाइड्रोजन की 2, सल्फाइड की 1, फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा H2S आ जाएगा, ठीक है। जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, भाई कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब एक तो मेरा कार्बन है और 4 मेरे पास क्या है क्लोराइड है, क्या है क्लोराइड है, तो फॉर्मूला क्या बना मेरे पास CCl4, ठीक है। जैसे किसी ने बोला भाई मैग्नीशियम क्लोराइड का बताओ, तो Mg मेरे पास
mg और Cl, तो यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा MgCl2, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये सारे हमें क्या दिया हुआ है बेटा, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है भाई मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट क्या है ये बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बेटा 1 होता है, ऑक्सीजन का बेटा कितना होता है 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो मैं क्या करूँगी, H2O है मेरे पास, ठीक है। तो मतलब मैं इसको कंबाइन कर दूंगी, ठीक है, मतलब 2 × 1 और इसका 1 × 16, तो ये आ जाएगा मेरे पास 18, ठीक है। अब अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास किसका बेटा HNO3 का, तो हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और O3 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, पर O हमारे पास कितने हैं 3 है, ठीक है। तो 16 3 48, तो यानी कि मैं इन सबको ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आया वो मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा मॉलिक्यूलर मास भी निकालने के लिए तुम्हें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एटॉमिक मास जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उनका इंडिविजुअल जो एटॉमिक मास है, ठीक है, जैसे वो टेबल में दिया हुआ था, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, ओके, ये सब जो सोडियम 23, फ्लोरीन 35.5, ओके। तो ये सब वहाँ से पता होना चाहिए, तब जाके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया मेरे पास फॉर्मूला यूनिट मास, ये क्या होता है, तो फॉर्मूला यूनिट मास मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है जैसे बेटा एक एग्जांपल दिए, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 का, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम मेरे पास क्या है, एक ही है, एक कैल्शियम का कितना होता है मेरे पास 40 होता है, CaCl2 मतलब क्लोराइड के 2 आइटम्स है मेरे पास, यानी कि 2 × 35.5 कर दूंगी मैं, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा वो मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट मास होगा, किसका, CaCl2 का। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए, पहले जैसे यहाँ पे था CaCl2, पहले कैल्शियम का लिखो Cl2 मतलब क्लोरीन 2 है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि मेरे पास एक पेन है, उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज, तो तुम मुझे बताओ कि वहीं अगर मेरे पास एक पेन की 10 है तो 100 की कितनी होगी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर यहाँ पे हो रहा है कैल्शियम का 40 है, क्लोरीन के 2 आइटम्स है और एक का मास होता है 35.5, तो हम इंटू 2 कर देंगे और यहाँ पे टोटल वेट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है मेरे पास फॉर्मूला यूनिट मास। फिर यहाँ पे बात करिए बेटा मोल कॉन्सेप्ट की, किसकी, मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन क्या दी है मेरे पास बेटा पानी की, किसकी, पानी क्या है मेरा 2H2 + O2 विल गिव आउट 2H2O, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे H2 है, ठीक है। ये रिएक्शन से क्या बता पा रहे, तो ये रिएक्शन से हम बता रहे हैं कि भाई मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, भाई पानी बनाना है तो चाहिए ना H2O, कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, फिर क्या बन रहा है, फिर बेटा पानी बन रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ 32U ऑफ ऑक्सीजन, भाई H2O, ठीक है। ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, अगर 2 मेरे पास मॉलिक्यूल एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा टोटल 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमें यहाँ पे इससे पता चल रहा है, ठीक है। तो therefore it is more convenient to refer the quantity of substance in terms of number of molecule atom rather than masses, so a new unit mole was introduced, ठीक है। उसकी जो है हम क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो कितनी बता पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे मोल्स का यानी कि नंबर ऑफ एटम्स का, इसलिए उसकी यूनिट जो है वो हम मोल्स को यूज करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे दिया है रिलेशनशिप बिटवीन मोल एवोगैड्रो नंबर और मास, ठीक है।
एक मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे पूरा आपको रिलेशनशिप बताया गया है कि भाई एक मोल, एवोगाड्रो और मास क्या होता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये है यहाँ पे हमें बताया गया है। देखो एवोगाड्रो नंबर हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे जैसे बेटा एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है ना वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हमारे पास होती है 6.022 into 10 to the power 23। इसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट या तो फिर हम इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं NO से, ठीक है। जैसे कि बनाना, अगर मुझे 1 डजन बनाना चाहिए होता है तो मेरे पास 12 पीसेस आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 डजन 12 नोट्स यानी कि 12 into 6.022 into 10 raised to the power 23, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी किसकी, एवोगाड्रो नंबर की, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमें बताया गया अभी अगर एक हाइड्रोजन है तो 1 into 6.022 into 10 raised to the power 23, ठीक है। ये है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी दे दिया हमारी एनसीईआरटी। न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। भाई हमें मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास मैंने बोल दिया भाई मेरे पास n है, ठीक है। गिवन मास मेरा m है, मोलर मास मेरे पास मोलर मास बेटा उसको हमेशा कैपिटल M से डिनोट करते हैं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरा कैपिटल N है, एवोगाड्रो नंबर मेरा NO है, ठीक है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई जितना तुम्हें गिवन मास दिया है उससे तुम मोलर मास को क्या कर दो, भाई डिवाइड कर दो। जैसे गिवन मास था मेरे पास 52, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 52 और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम मेरे पास ये, तो जो हीलियम है उसका मेरे पास मोलर मास था 4। तो जब 4 13 का कितना होता है मेरा 52, तो 52 और 4 को मैं कैंसिल करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 13 आ जाएगा, ओके। फिर अगर मुझे यहाँ पे बोला है कि भाई क्वेश्चन में बोला है कि 12.044 into 10 ये हमारा तुम्हारे पास एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो तुम्हें नंबर ऑफ हीलियम एटम्स ये तुम्हें दिए हुए हैं, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 आता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं, तो मेरे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो ये मेरे पास कितने दिए हुए हैं 12.044। एवोगाड्रो नंबर तुम्हें हमेशा याद रखना है, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो कुछ फॉर्मूला है ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे और हमारे पास इसी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, जैसे 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मास इज इक्वल्स टू होता है बेटा मेरा मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो मोलर मास है वो आ जाएगा 28। नंबर ऑफ मोल्स मुझे कितने दिए भाई 0.5, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला आ जाता है मेरे पास मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसका मोलर मास कितना है और कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, सबको तुम्हें ऐसे ही यहाँ पे परफॉर्म करना है। देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, ओके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चंस है वो सारे ऐसे ही दे रखे। ये जो क्वेश्चंस है इसमें आपको फॉर्मूलाज जो है याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड के क्वेश्चन आएंगे, आपको वैसे ही यहाँ पे करने होते हैं, ओके। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, हम इस चैप्टर को करते हैं खत्म, ठीक है। मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए, एटॉमिक मास क्या होता है, मास क्या है, एटम क्या है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, ठीक है। इसी के साथ हम इस चैप्टर को करते हैं यहाँ पे समाप्त। अगर आपको इसके और न्यूमेरिकल्स या आप चाहते हैं कि मैं इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पे हो जाता है एंड। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ओके। आप भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेती हूँ।
यस बेटा हो गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी, न्यूमेरिकल्स याद रखना है, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है, उसका कितना मोलर मास है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास, मोलर मास, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की उसकी स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में याद रखनी है। इसी के साथ हम करते हैं अब चैप्टर नंबर 4 विच इज आवर लास्ट चैप्टर। ओके, लास्ट चैप्टर है बेटा ये हमारा। यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज आवर लास्ट चैप्टर बेटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लास्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री के मैराथन का। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या देखा कि एटम क्या है, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या मतलब किसने दिया, ठीक है, पहले उसका नाम परमाणु दिया था, देन एटम नाम दिया, देन हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी, डाल्टन साहब आए, उन्होंने कुछ अपनी थ्योरी दी, है ना। अब हम यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर को पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट है बेटा इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला हुआ कि भाई नहीं ये ऐसी चीज थी, इसके अंदर ये था, फिर दूसरा आ रहा है वो बोल रहे हैं नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट है और इसमें यहाँ पे टोटल कहानियां ही है, ठीक है, कहानियां मतलब उनके एक्सपेरिमेंट्स की ही बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो इसी के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। सो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट दिस फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हमें यहाँ पे दी है, जैसे कि comb dry hair, does the comb then attach small pieces of paper, ठीक है बेटा, वो स्केल वाली एक्टिविटी जो तुम्हें स्कूल में बोलते हैं ना कि भाई हाँ इसको कॉम करो, ठीक है, बालों से, फिर क्या बताओ कि यहाँ पे जो स्मॉल पीसेस है पेपर के क्या वो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, ये यहाँ पे बात हो रही है। फिर यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट है बेटा, यहाँ से कहानियाँ शुरू हो रही है। इट वॉज नोन बाय 1900 दैट द एटम वॉज इंडिविजुअल पार्टिकल, ये हमने चैप्टर 3 में देख लिया था। बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये किसने आइडेंटिफाइड किया था, ये किया था जे थॉमसन साहब ने। किसने? थॉमसन साहब ने किया था बेटा। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई, ई गोल्डस्टीन ने, इन्होंने कब किया भाई 1886, डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज, इन्होंने उसका नाम दे दिया कैनल रेस, ठीक है। तो यहाँ पे वही बहुत सारी डिस्कवरीज की बात हो रही है। प्रोटॉन बेटा हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये याद रखना है। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर उसके ऊपर है बेटा पॉजिटिव चार्ज। ओके, हाँ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो कुछ बच्चे हैं वो यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं, बिल्कुल बेटा ऐसे नहीं बैठना, साइंस की क्लास चल रही है बेटा। ओके, अच्छे से पढ़ना है, हाफ ईयरली आपकी क्या है बेटा पास है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है बेटा। ओके, इट सीम्ड हाईली दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, भाई जो मेरा एटम है ना ये बोल रहा है कि भाई एटम किससे बना है, तो मेरे प्रोटॉन से और मेरे इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन क्या है मेरा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा है मेरा नेगेटिव चार्ज, और इन्हीं दोनों चीजों से क्या बना है मेरा एटम बना हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अलग अलग स्ट्रक्चर दिया, किसने बोला कि भाई ये एकदम पुडिंग मॉडल जो होता है प्लम पुडिंग मॉडल की तरह है, ठीक है, उन्होंने बोला नहीं भाई इसके अंदर ये भी प्रेजेंट है, ये तुमने नहीं बताया, ठीक है। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में होता है ना बेटा, अगर तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम बोल दो दुनिया मान जाए, ऐसा नहीं होता है ना। हमारे पास क्या होता है साइंटिस्ट आते जाते वो क्या बोलते हैं भाई अगर एक ने बोला दुनिया मानती नहीं है, फिर प्रूफ दे इसका पहले, है ना, प्रूफ दो, प्रूफ। जैसे तुम्हारा होता है ना बेटा कभी कभार एग्जाम में, है ना, मैथ्स के एग्जाम में या साइंस के एग्जाम में, अगर तुम्हारी बहुत इंटेलिजेंट फ्रेंड है उससे तुम्हारे ज्यादा आ जाए तो मम्मी को शक होता है भाई मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया कि भाई उसके इतने ज्यादा आ गए, और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है जो क्लास का टॉपर है उसके इतने कम नंबर आ रहे हैं, है ना। जब जाता है बेटा फिर क्या होता है कि मेरे बच्चे ने तो क्या किया है आंसर शीट में जो मार्क्स है वो खुद से ही बदल दी है ना।
ये वाली चीज यहाँ पे होती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में। अब यहाँ पे डाल्टन साहब की थ्योरी हमने देखी कि मेटल जो है, एटम जो है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पे डाल्टन की थ्योरी में देखा था। अब हमारे पास फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन was the first one to propose a model for the structure of an atom। भाई सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे थॉमसन साहब, ठीक है। जे थॉमसन ने सबसे पहला मॉडल दिया था किसका? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अब देखो भाई इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, तो देखो इन्होंने बोला कि ये किसकी तरह है, ये जो एटम है ना, ये तुम बोल रहे हो भाई ये एटम है ना, ये क्रिसमस पुडिंग की तरह है, ठीक है। किसकी तरह है बेटा? क्रिसमस पुडिंग की तरह, ठीक है। कैसे बोला इन्होंने? देखो तो बेटा यहाँ पे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि बेटा हमारी जो क्रिसमस की पुडिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास चॉकलेट केक है ना, तो उसके अंदर क्या होती है, हमारे पास कुकीज होती है ना, और भी अलग अलग अंदर जो होते हैं फ्लेवर्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा क्रिसमस पुडिंग की तरह इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं बोल रहा है कि एक ही चार्ज प्रेजेंट है कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नहीं। ये बोल रहे हैं कि ये मेरा इसके अंदर प्रोटॉन, ये प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है, और इसके पास क्या है, इसके पास मेरा इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। यानी कि एक वाटरमेलन में नहीं होता बेटा, वाटरमेलन में क्या होता है, रेड कलर का पार्ट है, ठीक है, और उसके अंदर सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। तो ये भी वही समझाना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक स्फीयर है, उसके पास मेरे पास प्रोटॉन भी है, मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बॉडीज भी है, इलेक्ट्रॉन मतलब मेरे पास नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। मतलब थॉमसन बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि ये मेरा एक क्रिसमस पुडिंग की तरह है, या तो ये मेरे वाटरमेलन की तरह है, ठीक है। यानी कि वाटरमेलन में वो जो ब्लैक कलर की जो सीड्स है वो मैंने मान लिया कि वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो रेड कलर का पोर्शन होता है ना बेटा, उसको इन्होंने बोल दी कि भाई ये मेरे पॉजिटिव स्फीयर है, क्या है, मेरा पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे कौन, हमारे थॉमसन साहब बेटा बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला बेटा, इन्होंने क्या प्रपोज किया, ठीक है, क्या थ्योरी दी, तो इन्होंने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई जो मेरा एटम है ना, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो एक स्फीयर की तरह है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा वो एम्बेड किए हुए, मतलब ऐसे घुसे हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वही वाटरमेलन वाला हमारा एग्जांपल याद रखना है तुम्हें, ठीक है। वो रेड पार्ट वाला जो है वो मेरा उस पॉजिटिव स्फीयर है, उसके अंदर वो जो मेरे सीड्स है ना बेटा, वो मेरे क्या है, वो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं। फिर the negative and positive charge are equal in magnitude, बेटा बोल रहे हैं कि दोनों ना इक्वल है, किसमें, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो जो मेरा एटम है ना वो होल, अगर मतलब मैं पूरा देखूं कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी है उतना ही मेरे पास नेगेटिव चार्ज भी है, तो मैं बोल देती हूँ कि भाई मेरा न्यूट्रल है, कैसा है, मेरा न्यूट्रल, ठीक है। और थ्रू थॉमसन ने हमें ये दोनों चीजें जो है इन्होंने बताई, ठीक है। बहुत अच्छी चीजें थी, पहला ट्रायल था, ठीक है। पहले साइंटिस्ट ये आए, इन्होंने ये प्रपोज किया, ये चीजें हमें बताई। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड, ठीक है बेटा। नए वो क्या बोलते हैं, जैसे फिल्म में होता है ना, फिल्म में होता है बेटा, वैसे यहाँ पे फिल्म चलती है। पहले आए हमारे थॉमसन साहब जिन्होंने ये 2 पॉइंट्स दिए, फिर हमारे रदरफोर्ड ने बोला नहीं भाई इतना ही नहीं है, और भी चीजें आपने वो तो बताई नहीं, तो फिर आए हमारे रदरफोर्ड, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया बेटा, ओके। देखो यहाँ पे रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। इनको जानना था कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक एटम के अंदर कैसे, मतलब कैसे बैठ रहे, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, जो एक थिन गोल्ड फॉइल पे जाके गिर रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे किया, ये बेटा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको लर्न भी करना है, ठीक है। इन्होंने गोल्ड फॉइल ले ली, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली बेटा, गोल्ड ही क्यों लिया, ठीक है, दूसरा कोई क्यों नहीं चूज किया, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने ये सोच के नहीं लिया कि भाई जो गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है वो लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए मैं गोल्ड फॉइल ले लूँ, नहीं। इन्होंने यहाँ पे साइंस लगाई, क्या साइंस लगाई, बिकॉज ही वांटेड
एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, उनको बहुत पतली लेयर चाहिए थी बेटा, किसकी, फॉइल की। तो इन्होंने गोल्ड को सिलेक्ट किया, गोल्ड की हम बहुत एकदम पतली लेयर जो है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। कितनी पतली बेटा, दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटॉमिक थिक्स, ठीक है। 1000 एटम्स क्या थी, थिक थी, पतली थी, बहुत ज्यादा पतली थी बेटा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, ठीक है, क्योंकि फास्ट मूविंग है और जो अल्फा पार्टिकल्स है इनके पास कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ क्या थी बेटा, एनर्जी प्रेजेंट थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो जैसे क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ये गोल्ड एटम, ठीक है, ये मेरे क्या है, ये मेरे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहे हैं, यहाँ से मुझे दिख रहा है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बेटा स्कैटर हो रहे हैं ना, सारे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्कैटरिंग बोलते हैं। तो इन्होंने बेसिकली ऐसा मॉडल जो है ये यहाँ पे दिया। अब इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया बेटा, इससे इन्होंने बताया, इससे रिजल्ट ये आया दैट मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। इन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है जो गोल्ड फॉइल से एकदम स्ट्रेट स्कैटर होके जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं बेटा, एकदम सीधे जा रहे हैं, ठीक है। Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles, कुछ डिफ्लेक्शन भी शो कर रहे हैं। अब जब डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई एंगल भी बन रहा है, तो बोल रहे हैं भाई बहुत छोटा एंगल बन रहा है, ठीक है, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा इन्होंने बोला सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड, ठीक है, उतने क्या हो रहे बेटा, रीबाउंड भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे रदरफोर्ड साहब ने बताया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो बेटा, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल, ठीक है, इनक्रेडिबल था। इफ यू फायर अ 15-inch shell a piece of tissue paper and it come back and hits you, भाई वो बोल रहा है भी स्कैटरिंग बता रहे हैं, ठीक है, कि पहले वो जो डिफ्लेक्शन भी शो कर रही है, बाद में अगर तुम किसी बॉल को बेटा ग्रेविटेशन पढ़ते हो ना, तो ग्रेविटी पढ़ते हो बेटा, तो मैं अगर एक बॉल को फेंकती हूँ तो वापस वो क्या करेगा, वो उधर सामने बॉल पे अगर मैंने फेंका तो बॉल पे वो हिट होके वापस किस पे आएगा, फिर मेरे पे आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो इनका जो एक्सपेरिमेंट था ना बेटा, इसको इनक्रेडिबल बोला, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि भाई इसका कंक्लूजन क्या है, ये तो तुमने हमें एक्सपेरिमेंट बताया, उसके रिजल्ट्स क्या थे ये बताए, अब तुम मुझे बताओ इसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, बहुत सारी जो जगह थी ना बेटा वो खाली थी। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग रिफ्लेक्टेड, फिर बहुत सारे तो स्टेट ही निकल गए, डिफ्लेक्शन ही उन्होंने शो नहीं किया। डिफ्लेक्शन तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल ने शो किया था, वो भी बहुत छोटे से एंगल से शो किया था, ठीक है। बहुत फ्यू पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए बाय अ स्मॉल एंगल, ठीक है। तो ये उन्होंने कंक्लूड किया बेटा, तो ये जो कंक्लूजन है ये भी आपको याद रखना है, रिजल्ट्स भी याद रखना और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी याद रखना है। अब बेटा वो कितने एंगल से, अब हमने बोला डिफ्लेक्ट हो, तो भाई अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, बेटा कितने से, 180 डिग्री से, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैज फॉलोइंग फीचर्स, इन्होंने बोला भी ये इतने फीचर्स होने चाहिए। न्यूक्लियस की बात हो रही है बेटा, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके आसपास ऐसे घूमते रहने चाहिए, रिवॉल्व अराउंड, ठीक है। जैसे बेटा अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो वो घूमते रहते हैं ना, वैसे इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व करने चाहिए, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है ना वो बहुत ही छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज से जो मेरा न्यूक्लियस का साइज है ना बहुत ही छोटू सा होना चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब भाई ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ड्रॉबैक्स बेटा, ड्रॉबैक्स यानी कि बेसिकली ये रिजल्ट, ये ड्रॉबैक्स की बात हो रही है ना, कि ड्रॉबैक क्या क्या आया। भाई हमने बोला भाई साइंस है, साइंस में एक साइंटिस्ट आता है वो बोलते थे, वो तो सब सच नहीं मान लेते, और साइंटिस्ट आएंगे उस पर और एक्सपेरिमेंट होगा तब जाके उस चीज़ को सच माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ बेटा, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, किसके, रदरफोर्ड मॉडल के। फिर हमारे पास कहानी में आते हैं बोर साहब।
बोर साहब ने क्या दिया, बोर मॉडल ऑफ एटम दे दिया, ठीक है। अब बोर मॉडल ऑफ एटम में इन्होंने बोला ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट व्हिच इज नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई उन्होंने क्या समझाया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्पेशल ऑर्बिट्स में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। उस स्पेशल ऑर्बिट को इन्होंने बोल दिया भाई डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है ये, ठीक है। वेयर अलाउड इनसाइड द एटम, एटम के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड, ओके। सेकेंड इन्होंने बोला बाय रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। भाई जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये कोई भी एनर्जी जो है कोई भी तरह की रेडिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। किसने बोला भाई, हमारे ऐसा बोर साहब ने बोला। अब इन्होंने बोला कि भाई जो ऑर्बिट्स या तो फिर जो शेल है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एनर्जी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ये मेरा एन शेल है। कौन सा शेल है मेरा, एन शेल है। इसको इसकी वैल्यू इन्होंने दे दी 4, के की दी बेटा 1, N2, M3 और N जो है वो मेरा आ गया 4 और ये बीच वाला क्या है मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये ऑर्बिट्स है बेटा, कौन से, के एल है मैन, ठीक है। अगर के ये है तो 1, M है 2, L है 2, M है 3, N है 4, ठीक है। तो ये सारे मेरे ऑर्बिट्स थे बेटा, ठीक है, जिसके ऊपर से मेरी जो N की वैल्यू है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर हमारे पास बेटा आई न्यूट्रॉन्स की बात। भाई इलेक्ट्रॉन बता दिया तुमने, प्रोटॉन बता दिया, अब ये बताओ न्यूट्रॉन क्या है, ओके। तो बेटा न्यूट्रॉन देखो, तो यहाँ पे भी एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था चैडविक। क्या नाम था, चैडविक। इन्होंने देखा द एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन, जिसके पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है और जिसका जो मास है वो इक्वल है, किससे है, मेरे प्रोटॉन से, ठीक है। तो इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया, ठीक है। मतलब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है और इसका जो मास है वो इक्वल है किससे, प्रोटॉन से, तो इन्होंने न्यूट्रॉन नाम दे दिया और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। फिर यहाँ पे बात हो रही है, फिर यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है यस बेटा, देखो यहाँ पे शगुन हो गया बेटा, है ना, हमारी क्लास में शगुन तो होना ही है बेटा, क्या कर सकते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे देख लिया था, कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है ना, बड़ी बड़ी क्लासों में बड़ी तो हम नहीं बोल सकते, बट कोई नहीं बेटा, होता रहता है, ये चीज़ होती है ना, है ना। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। भाई तुम ये तो बताओ कि अलग अलग ऑर्बिट तुमने बनाए, उसमें तुमने अलग अलग इलेक्ट्रॉन को रखा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने रूल्स दिए, क्या दिए बेटा, रूल्स दिए, ठीक है। जैसे हम कहीं पार्टी में या कोई बड़ी जगह पे बड़ा फंक्शन है या बड़ा फंक्शन होने वाला होता है बेटा, तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं ना, कुछ नियम होते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे इतनी जन की लिमिट है ना, इतनी जन की लिमिट है, इतने ही लोग आ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए, इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या दिए बेटा, रूल्स दिए, है ना, कि हमें ज़्यादा हौच पौच नहीं करना। क्या दिए इन्होंने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8, ठीक है, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे बेटा 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वरना हम निकाल देंगे, ठीक है, यही होना चाहिए, ये इन्होंने बोला, ठीक है। देख लो जैसे बेटा ये मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, ऐसे सबके यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। पर इन्होंने बोल दिया कि भाई आउटर मोस्ट शेल पे मेरे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्स टू मैक्स, 8 से ज़्यादा मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरी उतनी ही लिमिट है, ठीक है। जैसे तुम्हारी लिमिट होती है ना बेटा, यहाँ पे अगर तुम खाना खाने बैठो घर में, तो तुम क्या बोलते हो भाई, अगर कोई सब्जी ऐसी बनाई जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम बोलोगे भाई मेरी 3 की खाने की लिमिट है, तो और नहीं खा सकता, है ना। वहीं अगर तुम बाहर पानी पूरी गोलगप्पे खाने चाहते हो, तो वहाँ पे जो तुम्हारी लिमिट है वो बन जाती है लिमिट लेस, क्या हो जाते हो तुम, लिमिट लेस हो जाते हो, ठीक है बेटा। वैसे इन्होंने यहाँ पे एटम के लिए बोला हुआ है कि मेरी इतनी ही लिमिट है, तो मैं इतना ही कर सकता हूँ, ठीक है। तुम्हारी तरह नहीं है बेटा कि मतलब दोगला इंसान बन जाए, है ना, कि भाई यहाँ तक तो मेरी लिमिट थी, घर तक,
बाहर मैं जाऊंगा मैं लिमिटलेस हो जाऊंगा, ठीक है। वैसी चीज है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बताया कि मेरी इतनी लिमिट है। फिर इन्होंने क्या दिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटा, अब तुम आ गए हो 9th में, तो अब तुम अगर 9th में आ गए हो उसमें 18 तक जो एलिमेंट है, जो उनकी वैलेंसी है, जो उनका एटॉमिक मास है, वो तुम्हें बेटा 20 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये तो मतलब एकदम कंफर्म है कि उतना तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, ठीक है। यही यहाँ पे बोला हुआ है। फिर यहाँ पे बात करी है बेटा, यहाँ पे बात करी है किसकी, यहाँ पे बात की हुई है कि भाई ये तो बताओ कि तुमने बोल तो दिया कि भाई 8 से ज्यादा लिमिट है नहीं, पर अब मुझे ये बताओ कि वैलेंसी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वैलेंसी। वैलेंसी मेरे पास होती है, वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल और ऑर्बिट, ठीक है। हमने देखा भाई कैसी अरेंजमेंट होती है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है बेटा, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखो बाहर यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे देखो, जैसे फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ यूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, hence its valence is determined by subtracting 7 electrons from the octet and this gives you valency of out of fluorine, ठीक है। जैसे मेरा कंबाइनिंग कैपेसिटी, एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज डिफाइनेड कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। उसकी वही जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी को यहाँ पे नाम दे दिया वैलेंसी। क्या दे दिया बेटा, वैलेंसी दे दिया है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास वैलेंसी, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का, तो देखो बेटा एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर मेरे पास होता है कि वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमने देखा भाई न्यूक्लियस में मेरा पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे मेरे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, भाई कोई भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। विच डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर, जो क्या बताता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उससे पता चलता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। उसको हम डिनोट करते हैं बेटा किसको, एटॉमिक नंबर को Z से। किससे, Z से, कैपिटल Z से एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर मेरा कार्बन का होता है 6, ठीक है। ये अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगी Z is equals to 6, okay. So therefore atomic number is defined as total number of protons present in the nucleus of an atom. न्यूक्लियस के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उससे हम डिनोट करते हैं इसको, एटॉमिक नंबर को, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। किससे बेटा, कैपिटल Z से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दी एटॉमिक नंबर की बात। अब हम करते हैं यहाँ पे मास नंबर क्या होता है बेटा, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर के लिए बेटा, मास नंबर के लिए होता है द मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। भाई कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है प्लस कितने न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, उसको हम डिनोट करती हूँ मैं मास नंबर से, ठीक है। और डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल A से। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये है मेरा A, ठीक है। मास नंबर को मैं डिनोट करूंगी A से, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का मुझे लिखना हो तो ये नाइट्रोजन है मेरा, ठीक है। और ये क्या लिखा मैंने, 7 और ये 14, ठीक है। तो A जो है ये मेरा बताता है क्या, 7 है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है 7 और ये 14 बताता है मुझे उसका मास नंबर, कि उसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसकी न्यूक्लियस में बैठे हैं, ठीक है। ये मुझे बताता है। तो एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। अब यहाँ पे बात करेंगे बेटा आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स क्या होता है। तो इन नेचर नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिसके पास एटॉमिक नंबर जो है ना वो सेम है। एटॉमिक नंबर मतलब मेरा Z सेम है, बट मेरा जो मास नंबर है मतलब जो मेरा A है ना वो डिफरेंट है। तो ऐसे जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, जो एटॉमिक स्पीशीज होती है, इसको मैं बोल देती हूँ आइसोटोप्स, जिसमें मेरा एटॉमिक मास है वो मेरा क्या है, वो
मेरा सेम है, पर मेरा जो मास नंबर है ना वो मेरा अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एटॉमिक स्पीशीज भी दिए जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, ठीक है, जिनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है, बट जो मास नंबर है यानी जो ए है वो मेरा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मेरे पास उसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये होता है मेरे पास एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास होता है आइसोटोप्स। ठीक है, अब यहाँ पे आइसोटोप में देखो बेटा इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, बेटा यूज कहाँ पे करोगे। ठीक है, आइसोटोप के जो यूज है ये हम यूज करते हैं, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, एज अ फ्यूल इसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, कोबाल्ट जो आइसोटोप होता है कोबाल्ट का, उसको यूज किया जाता है बाय द फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, पे कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, गोइटर की ट्रीटमेंट भी आयोडीन का जो आइसोटोप होता है उसको यूज किया जाता है। अब जो आइसोबार्स है बेटा वो मेरे टोटली उसके अपोजिट है। उसमें मेरे पास क्या था कि मेरे पास जो मास नंबर है वो मेरे पास एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे मेरे पास जो मास नंबर है वो कैसा रह रहा है, सेम रह रहा है, पर जो मेरा एटॉमिक नंबर है वो मेरा अलग हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। इसको मैं क्या बोलती हूँ, आइसोबार्स बोलती हूँ। जैसे मेरे पास कैल्शियम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा मेरा 20 है। जैसे मेरा आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर मेरा क्या है 18 है। मतलब यहाँ पे मेरे जो एटॉमिक मास है वो कैसे है, वो मेरे डिफरेंट है, पर जो मेरा मास नंबर है वो कैसा है, वो मेरा सेम है। ठीक है, तो आइसोटोप और आइसोबार एक दूसरे के क्या है बेटा, एकदम अपोजिट है। ठीक है, एकदम कैसे बेटा, अपोजिट है। ठीक है, जैसे 3 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है तो एक जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और मतलब दो जो होता है ना बेसिकली वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और जो एक होता है उसको कुछ भी नहीं होता, वो बोल रहा है भाई ये जो बोलेंगे वो ठीक, या तो वो अपने मन का मालिक है। ठीक है, कि मैं जो चाहूँ मैं वो करूँ। ठीक है, वैसे ही हमारे आइसोटोप्स और आइसोबार्स है। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो केमिस्ट्री की मैराथन है, महा मैराथन जिसको हमने नाम दिया था, ये यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पे समाप्त होती है। केमिस्ट्री के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर मैंने इस मैराथन में आपको पूरे अच्छे से समझाया है। इसके पहले आपको वन शॉर्ट लेक्चर में भी डिटेल लेक्चर में इसको समझाया हुआ है। ठीक है, सो फॉर दिस थैंक यू एवरीवन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टडी हार्ड, नेवर गिव अप। ओके, पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। इसी के साथ हम इस लेक्चर को करते हैं एंड अप। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।